गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर अपने चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस ऑफ माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रोल परफॉर्म करता है। इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में फर्स्ट और सेकेंड आउटर फर्स्ट एंड सेकेंड होल जो कि कैलिक्स और कोरोला है वो एसेसरी पार्ट्स हैं। थर्ड और फोर्थ होल ग्रेजुअली एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम दैट इज द ग्रुप ऑफ stamens. Stamen or that is the microsporophyll. Microsporophyll or stamen that is the male reproductive part, that is the unit. तो उस माइक्रोस्पोरोफिल या स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है और इस स्टेमन के स्ट्रक्चर में बेसल पोर्शन एक फिलामेंट है और फिलामेंट के ऊपर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है जो कि एंथर है, दैट इज द एंथर। और ये एंथर वो पार्ट है जो कि पॉलन प्रोडक्शन का काम उसी के अंदर होता है। इस पॉलन प्रोडक्शन के लिए इस एंथर के अंदर पॉलन सैक नाम का स्ट्रक्चर होता है या माइक्रोएस्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर एक ट्रांसफर सेक्शन हम देखते हैं एक एंथर का, तो हम देखते हैं कि ये बाइलोब्ड है। यहां भी हम ऑब्जर्व करें तो दो लोब्स इसके दिखाई पड़ रहे हैं और इन दोनों लोब्स के अंदर फिर दो सर्कल यहां दिखाई पड़ रहे हैं जो कि पॉलन सैक्स है। अगर ये एक लोब में दो पॉलन सैक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कंडीशन डाइथीकस कही जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी कंडीशन पाई जाती है जहां पर कि एक लोब में सिर्फ ये एक और दो ना होके सिर्फ एक ही सिंगल पॉलन सैक एग्जिस्ट करता है, तो वो कंडीशन हो जाती है मोनोथीकस। तो इसी ग्राउंड पे एंथर्स डाइथीकस होते हैं और मोनोथीकस होते हैं। एंथर आर माइक्रोएस्पोरोफिल दैट इज द यूनिट, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जहां से कि पॉलन का फॉर्मेशन होता है। इसका सबसे बाहरी हिस्सा, इस डायग्राम में हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे बाहरी हिस्सा जो है ये एक एपिडर्मल लेयर से घिरा हुआ है। एंटायर एंथर एपिडर्मिस से कवर है और इस एपिडर्मिस के अंदर ये पूरा स्पेस, पूरा एरिया आर्कियोस्पोरियल सेल्स के बने हुए हैं। आर्कियोस्पोरियल सेल्स बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिसमें कि प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन होता है और इन बिटवीन, इन दोनों लोब्स के बीच में एक वैस्कुलर बंडल की कनेक्टिविटी होती है जिससे कि ये दोनों लोब्स किससे जुड़े होंगे तो फिलामेंट से कनेक्ट होते हैं। ये पॉइंट इंडिकेट करता है कनेक्टिव और दैट इज द वैस्कुलर बंडल। तो अदर इनसाइड ऑफ एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के अंदर कौन सी सेल्स बनी है, भरी हुई, तो आर्कियोस्पोरियल सेल्स एग्जिस्ट करती हैं। ये आर्कियोस्पोरियल सेल्स और आर्कियोस्पोरियल सेल्स के दो पार्ट्स हो जाते हैं।
जब फर्दर क्लिनिकल डिवीजन होगा तो इसके दो पार्ट्स होंगे और जो बाहरी हिस्सा होगा वो कहा जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल्स। ये है प्राइमरी पैराइटल सेल्स। ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स फर्दर डिवाइड होकर ये तीनों लेयर जो इस पॉलन सैक के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनते हैं ये बनाएंगे। इस पैराइटल सेल्स में से इस पॉलन सैक का दूसरा लेयर बनेगा जिसका नाम होता है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर ही होता है। इस इंडोथीसियम की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंडोथीसियम सेल्स के साथ अल्फा सेलुलोज और पेक्टिन की लेयरिंग होती है जिससे कि ये हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कहीं कहीं पर जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहां हमने कुछ लाइट कलर इंडिकेट किया है, यहां लाइट किया है, ये पोर्शन ये लाइट कलर। तो यहां पर ये एस्ट्रोमियम्स एग्जिस्ट होंगी, कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिसमें कि अल्फा सेलुलोज और पेक्टिन नहीं पाया जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब ये पॉलन सैक मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर होने के बाद जब डेहिसेंसिस के रैप्चरिंग की प्रोसेस होगी तो उस कंडीशन में ये एस्ट्रोमियम सेल्स ही ब्रस्ट करते हैं। कौन ब्रस्ट करेगा? एस्ट्रोमियम सेल्स। वो जॉइंट हैं, ये पॉइंट्स हैं जहां पर कि ये पॉलन सैक्स रैप्चर हो सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट लेयर जो है मिडिल लेयर, दैट इज द थर्ड लेयर। बाहर से अगर हम देखें जैसे तो थर्ड लेयर दैट इज द मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर मोस्टली मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसका मेजर रोल जो है ये प्रोटेक्शन तक ही है और ये मोर देन 1 2 3 4 5 कभी कभी 6 तक लेयरिंग होती है। लेकिन ये मिडिल लेयर की जो सेल्स होती है ज्यों-ज्यों एंथर मैच्योर होते जाएंगे ये डिजेनरेट होती जाती है। थर्ड लेयर दैट इज द मिडिल लेयर। फोर्थ लेयर दैट इज द टैपेटम। टैपेटम अगेन दैट इज द सिंगल लेयर बट दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए किस लिए कि इसका मेजर फंक्शन जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, पॉलन को। तो टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? तो पॉलन को। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स फर्दर डिवाइड होंगी और पॉलन फॉर्म में कन्वर्ट होंगी तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम इस टैपेटम का होता है। टैपेटम में दो कैटेगरीज हो जाती हैं। ये टैपेटम एक तो सिक्रीटरी टैपेटम्स होते हैं जिनका काम होता है कॉन्टिन्यूअसली सिक्रीट करते रहना कुछ न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या मेन होंगे? एंजाइम्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, एमिनो एसिड्स होंगे और भी इसेंशियल मैटेरियल्स जो कि उनके प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के पॉलन में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है। दूसरी एक कैटेगरी होती है टैपेटम की एमीबॉयड सेल्स या एमीबॉयड टैपेटम। तो ये एमीबॉयड टैपेटम यहां से फॉर्म होने के बाद अंदर जाके ब्रस्ट हो जाते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं। सिक्रीटरी सेल्स कॉन्टिन्यूअस सिक्रीट होंगी जबकि एमीबॉयड सेल्स ब्रस्ट होंगी और उसके बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये लेयर्स कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो एक पॉलन सैक के ऊपर 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स हो गई। कौन कौन सी? एपिडर्मिस हो गई, सिंगल लेयर की है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, कोई खास बात नहीं।
सेकेंड लेयर जो है वो है एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम में स्पेशल फीचर है अल्फा सेलुलोज का प्रेजेंट होना और पेक्टिन का होना। उसके साथ साथ कौन सी स्ट्रक्चर है? एस्टोमियम। ये याद रखना, एस्टोमियम है जो कि इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है किस प्रोसेस में? जब डाइजेशन होगा। देन मिडिल लेयर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है और ये डिजेनरेट हो जाएंगे जब मैच्योर होगा एंथर पे। और लास्ट लेयर जो है टैप्टम का है। टैप्टम में दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप के टैप्टम सेल्स हैं, सिक्रीटरी टैप्टम सेल्स और एमीबॉयड टैप्टम सेल्स। जो इंटरनल पार्ट है पॉलन सैक और इसको कहा जाए पॉलन सैक और माइक्रोएस्पोरेंजियम, वो हिस्सा जिसके अंदर इस कैविटी के अंदर प्रोसेस ऑफ माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस कहां हो रहा है? तो दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइक्रोएस्पोरेंजिया। यहां पर इस माइक्रोएस्पोरेंजिया के अंदर जो प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल्स है, माइक्रो एस्पोरेंजिया के अंदर जो प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल्स होंगी, इन प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल्स में प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन होगा। प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन होगा और ये मियोसिस सेल डिवीजन जब होगा तो इसमें न्यू सेल्स फॉर्म होंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट क्या है? वो है मियोटिक डिवीजन और मियोसिस सेकेंड क्या है? माइटोटिक डिवीजन। तो कुछ केसेज में ऐसा होता है कि जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस का होना कन्फाइंड नहीं होता। फाइनली साइटोकाइनेसिस कन्फाइंड होगा मियोसिस सेकेंड के बाद ही। 4 न्यूक्लियस बने तो एक सेल इन दिस प्रोसेस ऑफ माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस एक प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल्स PSC प्राइमरी एस्पोरोजेनस सेल डेवलप होगी। तो उसके बाद ये PMC या MMC प्राइमरी माइक्रोएस्पोरोजेनस सेल और मदर माइक्रोएस्पोरोजेनस सेल के फॉर्म में ये डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ एंड फर्दर जो मियोसिस की प्रोसेस होगी इस PMC में होगी। PMC दैट इज द प्राइमरी सेल्स दैट undergo enter the process of meiosis cell division। इस meiosis cell division के बाद हमको टेट्राड स्ट्रक्चर मिलेंगे। टेट्राड that is the structure which is consists of the 4 parts। ये डायग्राम में हमें 3 पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक अपोजिट साइड में होगा और इस तरह के डिवीजन में एक प्राइमरी और मदर माइक्रोएस्पोरोजेनस सेल टेट्राहेड्रल कंडीशन में डिवाइड हुआ। टेट्राहेड्रल
कंडीशन में डिवाइड होगा। इस तरह के डिविजन्स इसके अलग अलग टाइप के होते हैं। मियोसिस के बाद ये टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। सबसे कॉमन कंडीशन होती है टेट्राहेड्रल टेट्राड्स का फॉर्मेशन होना पॉलन के फॉर्मेशन में। लेकिन कभी कभी ये आइसोबाइलेटरल भी हो सकता है इस तरह का, कभी ये लीनियर भी हो सकता है इस तरह का। ये कई कंडीशंस होती हैं। ये मोस्ट कॉमन जो कंडीशन होगी ये टेट्राहेड्रल कंडीशन होती है। इस टेट्राहेड्रल कंडीशन में ये सारे के सारे पॉलन एक साथ जुड़े हुए और मैच्योरिटी तक ये एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते। एक सेल्स नाम का स्ट्रक्चर केमिकल इनको कनेक्ट रखता है, लेकिन जब फाइनली ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तब ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इंडिविजुअली जब इनकी मैच्योरिटी हो जाएगी, एंथर मैच्योर हो जाएगा, पॉलन मैच्योर होगा, तो नेक्स्ट स्टेज जो होगा वो क्या है, डेhiscence। ये पॉलन सैक्स रैप्चर करेंगे, ये फटेंगे। तो ये शुरुआत जो होती है बेसिक स्टेज में, ये दो नेबर, एक लोब के दो पॉलन सैक्स आप ये फ्यूज होंगे। ये पोर्शन सबसे पहले रैप्चर करता है एंड देन आफ्टर दिस लैटरल पोर्शन ये रैप्चर होगा और ये पॉलन इस पॉलन सैक से माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलकर बाहर आएंगे। इन कॉमन एक पॉलन बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है। इस नेचर का बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है, इसको हमें जानना जरूरी है। ये इसकी वायबिलिटी, सामान्य तौर पर सीरल्स में पॉलन की वायबिलिटी अमूमन आधे घंटे की होती है। तो हम एवरेज रेंज रखते हैं कि आधे घंटे से 1 घंटे तक इन जनरल वायबिलिटी होती है। पॉलन एंथर से रिलीज होने के बाद जाकर पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें सबसे जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक पॉलन की वायबिलिटी हजारों साल तक होती है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोटस का एग्जाम्पल लेते हैं, कमल के फूल में जो पॉलन बनते हैं वो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। तो इसलिए इसकी वायबिलिटी बिल्कुल कन्फाइंड नहीं कर सकते। अलग अलग वैरायटीज में इसकी वायबिलिटी अलग होती है, बहुत लंबी होती है। उसकी वजह क्या है कि जब पॉलन का फॉर्मेशन होगा तो पॉलन के फॉर्मेशन में जो एक्सटर्नल लेयर का फॉर्म होगा, एक्सटर्नल कोट जो बनता है एक्जाइम का, वो पर एक कोटिंग होती है, कवरिंग होती है। लेयरिंग किसकी होती है? तो एस्पोरोपोलिनिन का। एस्पोरोपोलिनिन वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल केमिकल, जिसकी वजह से पॉलन बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। पॉलन के लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल की प्रॉपर्टी की वजह से पॉलन का स्टोरेज बहुत इजी है। जिस तरह से नाइट्रोजन में -190-60 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करके इसको बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं उस प्रोसेस से जहां की
एस्पर्म स्टोरेज किया जाता है और उसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। उसी तरह पॉलन बैंक तैयार किए जाते हैं सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स के पॉलन को कलेक्ट करने के लिए और रखने के लिए। इसके साथ ही साथ पॉलन का यूज न्यूट्रिएंट मटेरियल की तरह स्पेशल जैसे हनी है या दूसरे प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि बायोफोर्टिफिकेशन का नाम सुना होगा। तो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में किसी पर्टिकुलर फूड मटेरियल में स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह ये हम मान लें कि पॉलन स्टोर करके पॉलन कंज्यूम किया जा रहा है और एज ए न्यूट्रिएंट मटेरियल। वजह क्या है कि इसमें विटामिन्स मिनरल्स की सफिशिएंट अमाउंट होता है, मोर देन कॉमन। अगर किसी कॉमन न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में इसकी बात करें तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस वजह से ये पॉलन सिर्फ नेचर के लिए ही नहीं, पॉलिनेशन के लिए ही नहीं, ह्यूमन बीइंग के कंजप्शन के लिए भी एक अच्छा न्यूट्रिएंट होता है। ओवरऑल अगर पूरे पॉलिनेशन के बारे में डिस्कशन की बात करें तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जो कि पॉलन की स्टडी करता है वो पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। एंटायरली कलेक्टिवली हम पॉलिनोलॉजी करते हैं उस ब्रांच को जिसमें कि पॉलन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस का रहा। माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन इन द पॉलन सैक और दैट इज द प्रोसेस। एंटायरली ये प्रोसेस कोरिलेट करती है एंथर की फंक्शनिंग को, दैट इज द पार्ट ऑफ द एंड्रोसियम। कलेक्टिवली सारे एंथर्स एंड्रोसियम होते हैं। अब पॉलन का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस हो गई। ये यहां से डिस्चार्ज हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिर ये पॉलन कैसे ट्रांसफर होंगे फीमेल स्ट्रक्चर स्टिग्मा पर। ओवरऑल कुछ बातें और हम लोगों को ऐड कर लेना जरूरी है कि प्लांट के केस में एंटायरली पूरी प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का 4 स्टेप्स हो सकते हैं। पहला क्या होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, पॉलन का फॉर्मेशन। दूसरा है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। थर्ड है प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, ठीक। और फोर्थ स्टेज है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो एक एक करके हम इन चारों स्टेज को डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने ये फर्स्ट स्टेज डिस्कस किया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द पॉलन फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।